वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी एग्जाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी का सेशन, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के 30 क्वेश्चंस हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, यानी कि इस पंक्ति के रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने ये पंक्ति लिखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 32, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी जो थे वो छायावाद युग के थे। कौन से युग के थे? छायावाद युग के थे। और उसी समय इन्होंने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। अब छायावाद युग कहाँ मिल रहा है? वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा जो आपको एक प्रश्न पूछा गया है, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है यात्रा व्रतकार राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो है वो हमें ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 चलें तो 34 हमसे क्या कहता है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए जो एक शब्द होता है उसे हम मर्मज्ञ के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एक काफ़ी रैंडमली क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, यानी ऑल ओवर सिलेबस से, ताकि आप बहुत बढ़िया से अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकें। रिवीजन सेशन भी माना जा सकता है क्योंकि चैप्टर वाइज हमने डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 35 की तरफ। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। ये इस प्रकार का जब भी कोई वाक्य आपसे मिलता है तो आप उसे सदैव याद रखेगा। इसमें विस्मयदी बोधक चिन्ह होता है और इसे संबोधन कारक के नाम से जानते हैं। और संबोधन हमें कहाँ मिलेगा? तो वो हमें ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, बुढ़ापा शब्द जो है उसमें एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि अवस्था जो होती है ना वो सूचक शब्दों में भाववाचक संज्ञा को ही प्रदर्शित करती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 37, उपकूल में कौन सा समास है? जब हम उपकूल शब्द को पढ़ते हैं तो प्रथम शब्द जो है ना वो अव्ययी होने के कारण यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, और अव्ययी भाव समास यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए, जब भी हम अंत में जोड़ते हैं तो अंत में जोड़ने वाले शब्द प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं, और प्रारंभ में जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो उपसर्ग के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रत्यय। नेक्स्ट पढ़े 39, कौन सा शब्द जो है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आप पढ़ पा रहे होंगे, लिखाई, हानिकारक, उपकार और अपनापन। तो उपसर्ग में अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि उपसर्ग को प्रारंभ में जोड़ते हैं। इसे हम एक शब्द पढ़ रहे हैं उपकार। उपकार में क्या होगा? उप प्लस कार बराबर उपकार, उप प्लस कार बराबर उपकार, और इसमें उप हमारा उपसर्ग लगा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन 1 है मूर्ख होना, ऑप्शन 2 कुछ निर्णय ना कर पाना, ऑप्शन 3 है किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, और ऑप्शन 4 है झगड़ालू होना। तो औंधी खोपड़ी जो मुहावरा है इसका जो सही अर्थ होता है उसे हम कहते हैं मूर्ख होना, यानी कि वह तो बिल्कुल औंधी खोपड़ी है, कितना भी समझाओ लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता। इसका अर्थ क्या हो गया? मूर्ख होना, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो त्यागपत्र 1937 में ये उपन्यास रचा गया था, यानी और इसके जो रचयिता हैं वो जैनेन्द्र जी हैं। कब दिया गया था, रचा गया था ये त्यागपत्र? 1937, 1937 आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है जैनेन्द्र जी।
और जैनेन्द्र जी द्वारा जो रचित अन्य उपन्यास है उसमें आपका आता है परख, सुनीता, कल्याणी, मुक्तिबोध, सुखदा, जयवर्धन एवं विभ्रत। और ये इनका जो है ना वो तीसरा उपन्यास है जिसे कहते हैं त्यागपत्र। 1937 जैनेन्द्र जी के द्वारा रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42वां प्रश्न हमसे क्या कहता है? प्रश्न कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? हिंदी है, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए चीज़ों को अनदेखा ना करें, बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करें। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक हैं उनका नाम है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और इसे 1888 ईस्वी में रचित किया गया था। ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कब रचा गया था? 1888 में। और इसके जो रचनाकार हैं यानी रचयिता हैं वो हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। नेक्स्ट 143। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध और अशुद्ध आपने बहुत बढ़िया से सीखे थे जब चैप्टर वाइज आपको पढ़ाए गए थे। अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अब मैं अगर आपसे इसमें कहता हूँ उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये प्रश्न का जो आंसर है बिल्कुल सही है और ये है हमें ऑप्शन नंबर 1। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बाकी क्यों नहीं देखिएगा। उसने मुझसे पास आने को कहा, ये शब्द यहाँ गलत हो गया। उसने मुझे पास आने को कहा, ये चीज़ पास आने को कहा नहीं, पास आने के लिए कहा। उसने मेरे पास आने के लिए कहा, इसलिए ये गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मूक हुई बाचाल पंग चढ़ई गिरवर गहन, जास कृपा सो दयाल द्रवो सकल कल मल दहन। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए छंद और दोहा, सोरठा, ये सभी चीज़ें बढ़िया से आपने पढ़ी होंगी। ये सोरठा छंद है और सोरठा छंद क्या होता है? दोहा छंद जैसे आपने पढ़ा है उसका बिल्कुल विलोम होता है सोरठा छंद। इसमें 11-13 मात्राओं के क्रम में 4 चरण होते हैं। सोरठा जो होता है वो 11-13 रखता है और दोहा जो होता है वो 13-11 रखता है। अब कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। तो इसमें कौन सा छंद हो गया? सोरठा छंद है। ये दोहा का बिल्कुल विपरीत होता है। 45 पढ़िएगा। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो वर्तनी के अनुसार हम तभी सीख पाएंगे जब हम अधिक से अधिक प्रश्नों को करेंगे और न्यूज़पेपर या अपनी पुस्तकों को बढ़िया से पढ़ेंगे। विशेष शब्द जो लिखा है वो वर्तनी के अनुसार बिल्कुल ठीक है और वह ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। अगर लिखा है पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है और नहीं लिखा है तो पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। यानी 3 इनके द्वारा लिखे गए होंगे, 1 नहीं लिखा गया होगा, वह आपसे पूछा जा रहा है। तो मैथिली शरण गुप्त ने कामायनी ग्रंथ नहीं लिखा है क्योंकि कामायनी के जो रचयिता हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। बाकी साकेत आपको मिले और दूसरा अगर मैं बात करूं जयद्रथ वध मिले या यशोधरा मिले, ये तीनों के तीनों मैथिली शरण गुप्त में लिखे हैं। लेकिन कामायनी के जो रचयिता हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि उसने मांगा है, नहीं लिखा है। नेक्स्ट 47। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो जहाँ भी आपका 4 यानी कि एक प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ अंकों की कहानी आ जाती है। चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समाहार। 4 राहों का समाहार ही चौराहा कहलाता है और इसमें जो समास है वो आपका द्विगु समास है यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की तरफ चलिएगा और 48 को पढ़िएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिना पढ़ा हुआ अंश, बिना पढ़ा हुआ जो अंश होता है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिना पढ़ा हुआ जो अंश होगा इस वाक्यांश के लिए हम अपठित के नाम से कॉल करते हैं। क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश आया है उसका हमें आंसर देना है, पढ़ा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 49 में चलिएगा। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो हमें निवारण करना चाहिए, अगर इसकी मैं बात करता हूँ आपसे, तो सर्वप्रथम हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास करवाकर ही हम इन सभी चीज़ों को ठीक ठाक कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कहते हैं बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। यानी भाषा प्रयोग की जो दक्षता है अगर हम उसे विकसित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सदैव याद रखिएगा उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दे दी जानी चाहिए। जब हम उन्हें सुनने बोलने की आज़ादी दे देंगे तो वह दक्षता विकसित स्वयं होने लगेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। अभी तक 20 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, 10 और बचे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। 51 वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है। जब कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो इस प्रकार का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं क्या, वो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। उसे हम शब्द के नाम से पुकारते हैं और शब्द के नाम से पुकारने का अर्थ है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जब हमारा एक निश्चित अर्थ निकलता है तब। नेक्स्ट 52 में आएगा वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन कथनों को किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त हों उन्हें हम अनौपचारिक कथन के नाम से जानते हैं और अनौपचारिक कथन यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वन निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय और माधुरी। तो पत्रिका जिसका संबंध इलाहाबाद से है तो इलाहाबाद से जो पत्रिका का संबंध है अगर मैं इस प्रश्न की अगर आपसे बात करूं तो पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा एक पत्रिका संपादित थी जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित थी हिंदी प्रदीप। इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से किया गया था। कौन सी हो गई यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कब किया गया था 1877 इलाहाबाद से किया गया था। और इसके संपादक कौन हो गए तो वो आप याद रखिएगा पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका की अगर हम बात करें तो ये 1903 से 1920 के बीच की कहानी है। उस समय इसके जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था। नेक्स्ट 55 पढ़िएगा निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। एक होता है मात्रिक और एक होता है अमात्रिक। सेम पोजीशन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप प्रत्येक को देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कलरव। कलरव शब्द में कोई मात्रा प्रयोग न किए जाने के कारण वह शब्द कैसा होगा, अमात्रिक होगा। अब कलरव यहाँ पे एक शब्द दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पढ़िएगा तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है। जब हम इस प्रकार के केस पढ़ते हैं तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जब ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है और किसी वर्ण की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं 57 रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। तो रामचरितमानस के जो कांड हैं उनका सही क्रम आप याद रखिएगा। सबसे पहले बाल कांड आता है, फिर अयोध्या कांड आता है। सबसे पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड के बाद सुंदर कांड आता है और सुंदर कांड के बाद लंका कांड यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है। बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और तब आता है लंका कांड यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 58 पढ़िएगा प्राधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रयास कीजिएगा इसे याद रखने का क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। ऑप्शन आप भली भांति देख और पढ़ पा रहे होंगे। ये जो पंक्तियाँ हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी तुलसीदास। नेक्स्ट वन वह थोड़ा बीमार है इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण को प्रदर्शित करता है। प्रश्न है वह थोड़ा बीमार है तो थोड़ा पूछा जा रहा है तो थोड़ा शब्द जो है ना वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का सूचक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी ऑप्शन नंबर 1। और आज के सेशन का एक ये अंतिम प्रश्न है, इसे बहुत महत्वपूर्ण रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी के आधार को बनाया गया है। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। अगर इस प्रकार के प्रश्न की अगर कभी भी बात होती है तो याद रखिएगा मानस का हंस जिसे हम कहते हैं, मानस का हंस उपन्यास में अमृतलाल नागर में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाया गया है।
बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर तथा अमृत और विष उपन्यास भी नागर जी के ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यानी कि सुहाग के नुपुर हो, बूंद और समुद्र हो, अमृत और विष हो, ये भी इन्हीं के हैं। लेकिन ये जो कहानी है वो किस पर है? मानस का हंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। ये था हिंदी का एक महत्वपूर्ण सेशन जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा, लेखपाल, बीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, फायरमैन, इसी प्रकार से एसएससी जीडी तथा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित प्रत्येक एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये उत्तरमाला भी मैं इसमें लगा के देता हूँ आपके लिए, ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें। तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कैसे करेंगे उसका लिंक वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम ऑन कीजिएगा और वहाँ जाके जय स्टडी ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, तुरंत ज्वाइन करें और वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, साथ में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर अभी तक जय स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।